यह दिसंबर 7, 1941 का दिन है। प्रशांत महासागर में लेफ्टिनेंट क्लेरेंस डिकिंसन और उनके विंगमैन को एडमिरल हाल्सी द्वारा यूएसएस एंटरप्राइज से उड़ान भरने का आदेश दिया गया है और अपने एसबीडी डंटलेस डाइव बम वर्षक लेकर पर्ल हार्बर की ओर उड़ान भरते हैं। यह बदनामी का दिन होगा, क्योंकि जब डंटलेस बेस की ओर बढ़ रहे हैं, सैकड़ों लड़ाकू विमान और बम वर्षक इंपीरियल जापानी नौसेना की ओर से एक विनाशकारी आश्चर्यजनक हमले के बीच में हैं। टॉर्पीडो युद्धपोतों पर बरस रहे हैं और बम स्थानीय दस्तों पर वर्षा कर रहे हैं, इससे पहले कि उन्हें उड़ान भरने का मौका भी मिले। और दो डॉन्टलेस पायलटों को यह पता नहीं है कि वे सीधे उसी में उड़ान भर रहे हैं। जैसे ही वे पर्ल हार्बर के करीब पहुंचते हैं, डिकिंसन को आगे बेस के ऊपर धुएं का बादल दिखाई देता है। धुआं देखकर डिकिंसन सोचते हैं कि कहीं मैदान को जलाया तो नहीं जा रहा, या शायद यह गोलीबारी अभ्यास हो रहा है। फिर वह देखता है कि एंटी एयरक्राफ्ट फायर के काले धुएं के गुब्बार हैं। बेस पर हमला हो रहा है। फिर अचानक धुएं से 2 जीरो विमान बाहर निकलते हैं। वे डॉग फाइट के लिए उपयुक्त नहीं हैं, लेकिन डॉग फाइट पहले से ही उन पर आ गई है। दोनों जीरो ऊपर और पीछे से तेजी से आते हैं और अपनी 20 मिलीमीटर तोपों से डिकिंसन के डॉन्टलेस पर निशाना साधकर आंख खोलते हैं। दूसरी विमान में मैकार्थी तेजी से बाईं ओर मुड़ते हैं। डिकिंसन के नीचे एक बचावकारी चाल में जीरो डिकिंसन को निशाना नहीं बना पाते, लेकिन नीचे मैकार्थी होता है और जापानी गोलीबारी मैकार्थी के डाउनप्लेस में जा लगती है। इस बीच डिकिंसन धीरे से मोड़ लेते हैं, विमान को स्थिर रखते हुए, जो मिलर के लिए एकदम सही है, क्योंकि वह पीछे से फायर करना शुरू करता है। मिलर का सामना 2 लड़ाकू विमानों से होता है, जो सीधा उसकी ओर आ रहे होते हैं, और वह अपनी मशीन गन से उनका सामना करता है। जीरोज अविश्वसनीय तेजी से उनके पास से गुजरते हैं। डिकिंसन तुरंत नाक को नीचे धकेलते हैं और नकारात्मक जी फोर्स महसूस करते हैं। जब जीरोज धीरे धीरे नीचे से दृश्य, वह अपनी 4 बंदूकें चलाता है, लेकिन जापानी बहुत तेज हैं। गोलियां निशाने पर नहीं लगती और जीरो तेजी से दूर चले जाते हैं। वे पीछे हट रहे हैं, वे मुड़ रहे हैं, पुनः लौट कर रहे हैं। डिकिंसन ने मैकार्थी के विमान की झलक पकड़ी। वो तेल छोड़ रहा है और फिर वह आग की लपटों में घिर जाता है। मैकार्थी नीचे जा रहे हैं। वे एक पैराशूट को खिलते देखकर राहत महसूस करते हैं, लेकिन केवल एक देखकर भयभीत भी हो जाते हैं। अधिक जीरो जल्दी ही करीब आते हैं। डिकिंसन बचने के लिए चालें बदलते हैं। जैसे ही जापानी पायलट फायरिंग शुरू करते हैं, मिलर फिर से लौट करता है और फायरिंग जारी रखता है। निशाना सही लगा। डिकिंसन अपने कंधे के ऊपर देखता है और तेल की छटा को धधकती आग में बदलते देखता है, लेकिन उनके पीछे अभी भी 4 और हैं, क्योंकि वे मजबूत लोग हैं, अमेरिकी। लेकिन यह अभी भी उड़ रहा है। हालांकि जापानी अपनी हमले को तेज कर रहे हैं। अब यह केवल समय की बात है जब तक यह खत्म नहीं हो जाता। बार बार अमेरिकियों को निशाना बनाया जाता है। मिलर अपनी आखिरी गोली चलाता है। क्या आप ठीक है मिलर? मिस्टर डिकिंसन, मैंने सभी 6 गोला बारूद के डिब्बे खर्च कर दिए हैं। यह डिकिंसन के पेट में बढ़ता है। डिकिंसन का मन उस दिन यूएसएस एंटरप्राइज पर 2 दोस्तों के बीच हुई बातचीत की ओर खींचा चला जाता है। ये हमारी आखिरी उड़ान है। मुझे गीला मत करिए साहब, चिंता मत करें, बस मेरे साथ रहो। अगली बात जो तुम जानोगे, पर्थ में रनवे पर होगा। डिकिंसन को खून जमा देने वाली चीख सुनाई देती है। विमान उसकी स्टिक का जवाब देना बंद कर देता है। डिकिंसन दाहिनी ओर जोर से झुकते हुए फंस गया है। वह विमान को समतल करने की कोशिश में रडर को धक्का देता है, लेकिन विमान अनियंत्रित घुमाव में चला जाता है। मिलर को एक अंतिम बार इस क्षणिक आशा में कि वह अभी भी जीवित है, वह अपनी बेल्ट खोलता है और रेडियो को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह रेडियो को प्लग से नहीं निकाल पाता। बेल्ट खुली हुई है और उसका समय तेजी से खत्म हो रहा है। वह रेडियो के केबल को दोनों हाथों से पकड़ता है और उसे 2 हिस्सों में तोड़ देता है। फिर वह कूद जाता है। जैसे ही डिकिंसन उस अभिशप्त विमान से बाहर गिरता है, हवा उसके चेहरे पर लगती है। वह महसूस कर करके रिपकॉर्ड की तलाश करता है। केवल 800 फीट पर कूदता है। उसके पास जमीन पर गिरने से पहले कुछ ही सेकंड है। उसकी ट्रेनिंग काम में आ जाती है और वह कॉर्ड ढूंढकर जोर से खींचता है। पैराशूट फूलकर खुल जाता है। वह खिंचाव महसूस करता है जो उसे धीमा कर देता है और फिर जमीन को तेजी से अपनी ओर आता हुआ देखता है। वह अपने विमान को पास में कहीं जमीन से टकराकर फटते हुए सुनता है, ठीक पहले जब वह जमीन पर गिरता है। डिकिंसन जल्दी से अपनी बेल्ट खोलेता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वह एक मैदान में उतरा है, अकेला। उसे डर के साथ एहसास होता है कि मिलर बच नहीं पाया।
और वह उसे सुरक्षित रखना एक झूठा वादा था। मिलर, वापस यूएसएस एंटरप्राइज पर एडमिरल हॉल्सी गुस्से से भरे हुए हैं जैसे ही रिपोर्ट्स आ जाती हैं। उन्हें पता था कि जापानी कुछ योजना बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। सभी लोग युद्ध के स्थानों पर तैनात हो जाओ। टॉर्पीडो को तैयार करो, कहेंगे फर्स्ट ऑफिसर राइकर। यदि वह वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप्स में नई स्टार ट्रेक के सहयोग में यूएसएस एंटरप्राइज की कमान संभाल रहे होते। प्रसिद्ध स्टार ट्रैक कमांडर्स को समय में पीछे ले जाया जाता है और दूसरे विश्व युद्ध में यूएसएस एंटरप्राइज के पुल पर, साथ ही यमाटो और अन्य ऐतिहासिक जहाजों पर वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप्स के शानदार एरेनास में नौसैनिक लड़ाई में शामिल किया जाता है। क्या एक स्टारशिप का कप्तान समुद्र में एक युद्धपोत की कमान संभाल सकता है? खैर, आप वहां जा सकते हैं जहां कोई पहले नहीं गया है और पता लगा सकते हैं। स्टार ट्रैक थीम वाले विशेष गेम मोड प्राप्त करें और भी अधिक स्टार ट्रैक सामग्री अनलॉक करें और आप स्टारशिप एंटरप्राइज के ब्रिज का दौरा कर सकते हैं। नए खिलाड़ियों के लिए जो बीम अप होते हैं, वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप्स एक विशेष बोनस पैक प्रदान करता है। इसे संभव बनाए विवरण में दिए गए लिंक के साथ प्राप्त करें। एक स्टार ट्रैक कमांडर, प्रीमियम अकाउंट समय, एक नया जहाज और बहुत कुछ पूरी तरह से मुफ्त में। और याद रखें, ये कंसोल्स पर भी उपलब्ध है। आज ही वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप्स में स्टार ट्रैक ब्रह्मांड को शामिल करें और अन्वेषण करें। प्रतिरोध व्यर्थ है, जहाज तुरंत उच्च सतर्कता पर रखा जाता है और पूरे वेग से पर्ल हार्बर की ओर बढ़ता है। डिकिंसन किसी तरह फोर्ड आइलैंड पर एयरबेस पहुंच जाता है, जहां वह तुरंत ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करता है। उसने यह नहीं बताया कि उसे गोली मारी गई थी, इसलिए कमांडिंग ऑफिसर उसे उपलब्ध डॉन्टलेस में कूदने और जापानी बेड़े को खोजने के लिए समुद्र का सर्वेक्षण करने का आदेश देता है। डिकिंसन खुशी खुशी सहमति देता है। उसके खोए हुए दोस्त के लिए प्रतिशोध की आग जल रही होती है, लेकिन जापानी छूट जाते हैं। बस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए निगरानी करने के लिए पनडुब्बियां छोड़ देते हैं। जैसे ही एंटरप्राइज अंततः पर्ल हार्बर पहुंचता है, हाल्सी एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं। सिर्फ 6 घंटों में ईंधन भरा जाता है, उसे आपूर्ति दी जाती है और वह फिर से समुद्र में लौट जाता है। डिकिंसन वापस जहाज पर चढ़ जाता है। हॉल्सी की कमान के तहत सभी लोग बदला लेने के लिए जल रहे हैं और उनमें से सबसे ज्यादा डिकिंसन। हॉल्सी ने जैसे ही दुश्मन दिखे, उन पर गोली चलाने का आदेश दिया। अब समुद्र में वापस एंटरप्राइज 24 घंटे गश्त करने के लिए विमान भेज रहा है। डिकिंसन उनमें से सबसे ज्यादा सक्रिय है। हवाई के आसपास के पानी में बम से लैस होकर बदला लेने के लिए तैयार है। तरकीब से 3 दिन हमले के बाद दिखाते हैं। एक बार फिर एक और एंटरप्राइज पायलट पानी की सतह पर एक जापानी पनडुब्बी का स्पष्ट आकार देखता है, जो अपनी बैटरियां चार्ज कर रही है। क्या दुश्मन की पनडुब्बी। वे उसे आते हुए देख लेते हैं। ये तो बड़ा है। अलार्म बजता है और I-70 पनडुब्बी का क्रू आपातकालीन गोता लगाने के लिए दौड़ता है। I-70 पर इसमें कम से कम 90 सेकंड लगते हैं। यह समय के खिलाफ एक दौड़ है। पायलट अपने हमले की दिशा नीचे की ओर करते हुए अपने 1000 पाउंड के बम को तैयार कर रहा है। डाइव बॉम्बर गति पकड़ता है जैसे वह नीचे की ओर तेजी से बढ़ता है। पायलट की नजर लक्ष्य पर अटकी हुई है। वह अभी बम छोड़ नहीं सकता। जहाज उसकी आंखों के सामने लहरों में डूब रहा है। जितना जल्दी संभव हो सके वह बम छोड़ देता है, यह उम्मीद करते हुए कि यह लक्ष्य पर लगे। बम समुद्र में गिरता है और पनडुब्बी के किनारे से टकराकर विस्फोट करता है। जापानी नाविक एक जबरदस्त धमाका सुनते हैं। गोल वापस करने से पहले उनके लिए सुरक्षित रूप से गोता लगाना संभव नहीं होगा, इसलिए उन्हें मरम्मत करनी होगी। चूक गए, यह अभी तैर रहा है। और विमान भेजे। डेक पर डॉटलेस विमानों की एक और उड़ान तैयार की जाती है, जिनमें से एक में डिकिंसन है। इस बार एक युवा गनर मिलर की जगह ले रहा है। सेल 4 उड़ान के लिए तैयार। समझ लिया सेल 4, सावधानी बरतें। इस इलाके में पनडुब्बियां देखी गई हैं। मैं गिन रहा हूँ। बंद। I-70 पर वापस जापानी दल आपातकालीन मरम्मत कर रहा है। फिलहाल वे सतह पर फंसे हुए हैं जब एक चौकीदार आकाश में एक अमेरिकी डॉन्टलेस को देखता है। एक अमेरिकी हवाई जहाज है। ऊपर डिकिंसन ने देखा कि पनडुब्बी की परछाई लहरों पर तैर रही है। बदला नजदीक है। यह सेल 4 है। 5000 फीट ऊंचाई पर डिकिंसन बम को तैयार करता है और अपने डॉन्टलेस को नीचे की ओर झुका देता है। विमान तेजी से गति पकड़ता है। नीचे जापानी अपने हथियार उसकी ओर मोड़ते हैं। लक्ष्य से एक ट्रेसर की पंक्ति डॉन्टलेस की ओर बढ़ रही है, लेकिन डिकिंसन दुश्मन को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करते हैं। गोलियां कैनोपी के पास से गुजरती हैं, 2 लोगों को बाल बाल बचाते हुए, जैसे ही वे दुश्मन की आग की ओर सिर के बल गिरते हैं।
जापानी गनर्स उनकी ओर तेजी से आ रहा था। वे निशाना साधने में कई बार सफल रहे, लेकिन डॉन्टलेस की ताकत और पायलट का दृढ़ संकल्प अडिग था। जापानी गनर्स भय में आकाश की ओर देखते हैं, जैसे बम सीधे उनकी तरफ पड़ता जा रहा है। युद्ध की आवाजों के बीच मौत की सिटी सुनाई देती है। ये पानी से टकराती है। गनर्स तुरंत डेक से उड़े जाते हैं और जहाज अचानक सारी शक्ति खो देता है। I-70 का जीवन रक्त दिखाई देता है, जैसे तेल सतह पर जमा होने लगता है। डिकिंसन विमान को घुमाकर जहाज की ओर देखते हैं। वे डेक क्रू और पानी और तेल की परत और धुआं देख सकते हैं, लेकिन जहाज अन्यथा अप्रभावित लगता लक्ष्य है। पर प्रभाव मैं समझ एक गया। क्षण के लिए ऐसा लगता है कि पनडुब्बी को नुकसान हुआ है, लेकिन वह बच गई है। ये लहरों में डूब जाती है और दृष्टि से गायब हो जाती है। यह उभरा है। एक अकेला बुलबुला सतह पर आता है। डिकिंसन ध्यान से देख रहे थे जब अचानक समुद्र से बुलबुलों का एक बड़ा गुब्बार फूट पड़ता है। पनडुब्बी का भंडार। चालकों के तेल और मलबा ऊपर दिखाई दे राहत की रहा है। लहर दौड़ जाती है। डिकिंसन को रेडियो पर सुनाई देता है कि कुछ लोग खुद को एक छोटी सी जश्न की इजाजत दे अलविदा। रहे हैं। I-70 युद्ध में डूबा पहला बड़ा जापानी जहाज था। USS एंटरप्राइज प्राइस ने मुकाबला शुरू कर दिया था और डिकिंसन ने अपने दोस्त का बदला लिया था। और भगवान ही जानते हैं कि जापानी क्या सोच रहे हैं। काश हम उनके विचारों को जापानी दृष्टिकोण